हेलो दोस्तों, मैं शनि शर्मा आ गया हूँ डीएसएमएस सीरीज का अगला लेक्चर लेके। और बिना किसी हालचाल के हम लोग आज तुरंत डिस्कस करते हैं बीम से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। जो भी अभी बीम टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, मतलब पिछले 2 लेक्चर जो मैंने अपलोड किए हैं बीम के लिए, 2 या 3 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ। वो जो भी मैंने आपको समझाया है ना, वो किस कोड के अकॉर्डिंग में पढ़ा रहा हूँ? 1984 के अकॉर्डिंग। 1984 का कोड जो है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। और लेटेस्ट कोड के अकॉर्डिंग अगर पढ़ाऊंगा तो फिर बाद में पढ़ाऊंगा। अभी आपके सिलेबस में यही कोड दिया गया है, दैट इज वाई मैं इसी कोड को फॉलो कर रहा हूँ। आपको न्यूमेरिकल अभी इसी कोड पे लगाना है, ठीक है ना? तो चलिए, हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल देखा है बीम। अभी तक सिलेबस अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर बीम का नहीं देखा है तो पहले प्लीज कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही इस पर आ पाइएगा। देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया हम लोगों को। क्या दिया गया क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखिएगा कि 6 मीटर प्रभावी विस्तृति की एक सुद्धा लंबित धरन के लिए एक आईएसएलवी। अच्छा, कई बच्चों ने ये बोला कि सर न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें, क्या करें। तो मैं इसको लगवाऊंगा जरूर, और मैं ये भी बताऊंगा कि आप इसमें गलती कहाँ कर रहे हैं। जो लोग अपने से खुद से प्रयास किए थे लगाने का और उनके मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो बारीक बारीक, मैं एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गलतियां बताऊंगा। मैं स्टूडेंट होता तो मैं भी यही गलती करता जो आप कर रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ पे गलतियां हो सकती हैं, ठीक है? बोला गया है कि 6 मीटर के प्रभावी स्थिति के लिए एक ISLV 550 एट द रेट 0.863 किलोन्यूटन पर मीटर का प्रयोग किया गया। इसका पहले मतलब समझिए कि एक 6 मीटर स्पैन के लिए बीम बनानी थी, उसके लिए क्या यूज किया गया है? ISLV 550 का यूज किया गया है। और उसका पर मीटर जो सेक्शन है ना, उसके पर मीटर का वेट दिया गया है एट 0.863 किलो न्यूटन पर मीटर। मतलब जो बीम सेक्शन यूज किया गया है उसके 1 मीटर लंबाई का वेट ये दिया गया है, ठीक है ना? प्रयोग किया गया, जानते हैं। केवल इस ISLV 550 और इससे आप उस बीम की सारी जानकारी ले सकते हैं कि इसके इसकी ये तो डेप्थ इसकी दे ही दी गई है 550 ISLV। मतलब इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम सेक्शन है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम सेक्शन है। गहराई उसकी 550 यानी 550 मिलीमीटर है। इसके बारे में और भी तो जानकारी होगी, जैसे इसका जेड कितना होगा, इसका वेब का थिकनेस कितना होगा, इसका आई एक्स एक्स कितना होगा, आई वाई सारी जानकारी इसकी टेबल से आप निकाल सकते हैं। जो बुक के पीछे आपके टेबल दी गई। जिनके पास बुक नहीं है, मैंने बताया है कि आपको मैं टेबल जो है ना वो टेलीग्राम के ग्रुप में भेज चुका हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। सारे जितने भी नोट्स इस टाइप के होंगे मैं तो उसको डाल ही दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। लेकिन जो हैंड रिटेन नोट्स हैं सेमेस्टर एग्जाम के लिए, वो नोट्स पहले फ्री थे, अब पेड नोट्स हो चुके हैं, ठीक है ना? तो आप नोट्स जिनको भी लेनी होंगी वो पेड नोट्स है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे है। आपको नोट्स के लिए कांटेक्ट करना है तो जो कांटेक्ट नंबर मैंने दे रखा है उसी कांटेक्ट नंबर पर आप मुझे मिल सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपका क्या है, जिस पर नोट्स के लिए या किसी भी अपनी प्रॉब्लम को बताने के लिए आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। 9169206261, 9169206261। इस पर कांटेक्ट करिए, आपको नोट से रिलेटेड सारी बातें बता दी जाएंगी, ठीक है ना? अब आइए, तो चलिए इसका यूज किया गया तो सारा कुछ हम लोग इसमें पढ़ सकते हैं क्या क्या है। अब लिखा है कि अनुगेय बंकन प्रतिबल यानी परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस 165 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम लेते हुए इस धरन द्वारा वहन किए जाने वाला सुरक्षित एक समान वितरित भार ज्ञात कीजिए। पहले ध्यान से समझिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। ये बताया है कि इसमें बता के डेटा ये पूछा गया है कि एक समान वितरित भार बताइए। एक समान वितरित भार बीम कितना ले सकती है, उसको इस 6 मीटर के स्पैन पर यूज किया गया, तो बताइए कितना लोड ले सकता है। जबकि उसमें स्ट्रेस बेंडिंग वाला मैक्सिमम यही जनरेट होना चाहिए। सब अभी धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। देखिए, धरन पार्श्विक रूप से आबद्ध है, इस शब्द का एक बहुत बड़ा मतलब है कि धरन, हालांकि न्यूमेरिकल में कोई जरूरत नहीं है, पार्श्विक रूप से आबद्ध है। बस एक चीज जान लीजिए, बीम्स 2 तरह की होती हैं। एक तरह इस बेसिस पे कि वो पार्शियली लेटरली फिक्स्ड है और लेटरली नॉट फिक्स्ड है, ठीक है ना? इसका मतलब होता है कि अगर कोई बीम इस तरीके से दीवार में लगी हुई है और उस पर लोड तो फ्रीली है, फ्रीली का मतलब आई सेक्शन लगाया उसके ऊपर लोड डाल दिए, तो वो नीचे की तरफ झुकेगा और लेटरल भी इधर उधर हो सकता है अगर वो बगल से बांधा ना गया हो। लाइक अगर मान लीजिए ये आपकी स्लैब है, ध्यान समझ लीजिएगा, इसी न्यूमेरिकल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक ये स्लैब है आपकी, मान लीजिए, और इस स्लैब के नीचे आपने बीम देनी है, तो बीम आप एक तरह से ऐसे दे सकते हैं, एक बीम आप ऐसी दे सकते हैं, इस तरीके से इसके ठीक नीचे,
एक बीम आप ये दे सकते हैं, दूसरी बीम आप ऐसी दे सकते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है जरा समझ लीजिए। देखिए ये जो है ना, ये अंदर गया हुआ है स्लैब के, ये पार्ट जो ऊपर का है ये स्लैब के अंदर दबा हुआ है। इससे ये होगा ना कि ये दाएं बाएं नहीं हिल सकता है, मतलब इसको कहेंगे कि ये लैटरली लैटरली रिस्ट्रेन्ड है। लैटरली रिस्ट्रेन्ड का मतलब क्या होता है? ऐसी बीम जो पार्श्विक रूप से आबद्ध है, बात समझ में आ रही है, और ये कही जाएगी लैटरली नॉट रिस्ट्रेन्ड। तो हमें इसके बारे में पढ़ना ही नहीं है पूरा, हम जितना भी न्यूमेरिकल लगाएंगे पढ़ेंगे वो पार्श्विक आबद्ध यानी लैटरली रिस्ट्रेन्ड का ही पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसी बीम पर जब लोड लगता है ना तो इनकी साइड में भी खिसकने के चांस होते हैं, तो इनके एनालिसिस का आधार थोड़ा दूसरा हो जाता है। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो है वो लैटरली रिस्ट्रेन्ड के बारे में पढ़ना है, या ये नहीं भी बोलता तब भी आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको लैटरली रिस्ट्रेन्ड मान के ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ गए चीजों को? तो आपको ये समझ में आ गया कि लैटरली रिस्ट्रेन्ड और लैटरली नॉट रिस्ट्रेन्ड का मतलब क्या है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक चीज पूछा कि कितना लोड ले सकता है, दूसरा बोला कि इस भार के लिए, मतलब मान लीजिए कुछ लोड ये ले सकती है, तो उस लोड के संबंध में उत्पन्न औसन कर्तन प्रतिबल और विक्षेप भी ज्ञात कीजिए। इसमें कहीं ये पूछा है कि बीम का डिजाइन कीजिए। अरे बीम का डिजाइन तो तब करना होता है जब लोड वगैरह देते, हमें सेक्शन चूज करना होता कि विच सेक्शन शुड बी यूज्ड, मतलब हमें कौन सा सेक्शन यूज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो सेक्शन ऑलरेडी दिया गया है, बोला गया है कि बताइए कितना लोड ले सकता है यूडीएल, और दूसरा ये भी बताना है कि जो लोड ले रहा है तो उस लोड के कारण बीम में कितना कर्तन प्रतिबल यानी शियर स्ट्रेस और डिफ्लेक्शन हो रहा है वो भी आपको पता करना है। तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये बताइए कोई बीम कितना लोड ले सकती है, तो पहले ये जाने कि वो कितना मोमेंट ले सकती है। अब बीम के लिए पहले सबसे बड़ी बात है कि हम लोग यहाँ लिख लिया, मान लीजिए सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन हम यहाँ पे करने चले तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज की पढ़ें। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है किसकी? इस सेक्शन की। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ISLV 550, इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब ये इसके अंदर क्या 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 किस मात्रा में चीजें हैं, बात समझ में आ रही है? अब कैसे कैसे पता चलेगा हमें, तो ध्यान दीजिएगा। ISLB में मैं इसको आप टेबल से पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसकी गहराई कितनी है, तो डी हमने लिख लिया कि 550 मिलीमीटर है, इसकी गहराई तो दिया है। वेट पर मीटर का इतना है, ये भी दिया हुआ है। बाकी चीजें पढ़ लीजिए, क्योंकि क्यों आप सब कहेंगे सर कितना चीज पढ़े, तो देखिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी इसमें। आप ये बताइए जब आप मोमेंट निकालेंगे तो m बाई आई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई होता है, m बाई आई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई होता है। तो या z की जरूरत पड़ती है, आई बाई वाई को सीधे z कहते हैं कि m इज इक्वल टू एफ इंटू जेड हो जाता है, मैं भी बता दूंगा। तो सीधे इसका आप आई बाई वाई यानी z पढ़ लीजिए, इसका z कितना होगा, ठीक है ना? z मतलब आई बाई वाई होता है, ठीक। z पढ़ लिया हमने, इसका d पढ़ लिया, z पढ़ लिया। अब इसका हम लोग और क्या पढ़ेंगे, तो देखिए इसकी टी डब्ल्यू की जरूरत पड़ेगी। टी डब्ल्यू यानी थिकनेस ऑफ वेब की जरूरत पड़ेगी, कितना होगा? थिकनेस ऑफ वेब की जरूरत क्यों पड़ेगी बताइए? जब सीयर आप निकाल रहे होंगे, सीयर यहाँ पूछा ना, सीयर स्ट्रेस तो होता है V बाई टी डब्ल्यू इंटू डी, अभी बताए हैं पीछे। तो सीयर के समय टी डब्ल्यू यानी थिकनेस ऑफ वेब की जरूरत पड़ेगी। और आई एक्स कब निकालेंगे? जब डिफ्लेक्शन निकाल रहे होंगे, 5/384 WL स्क्वायर बाई EI, ये सब फॉर्मूले मैं बता चुका हूं। तो उस समय आपको पड़ेगी इसके आई एक्स की जरूरत। आई एक्स से क्यों, आई वाई वाई क्यों नहीं? क्योंकि बीम जो मुड़ रही है ना लोड लगने के कारण, वो नीचे की दिशा में आई एक्स के अबाउट रोटेट कर रही है, इसलिए आई एक्स ही। तो टी डब्ल्यू यानी थिकनेस ऑफ वेब, इसका बुक से पढ़ लीजिए सब लोग। थिकनेस ऑफ वेब इसका दिया हुआ है 9.9 mm, ठीक है, दिया है 9.9 mm, ठीक है, ये ले लिया। आई एक्स इसका कितना दिया हुआ है? दिया है 53161.6 सेंटीमीटर टू पावर 4, 6 सेंटीमीटर टू पावर, ये ध्यान रखिएगा कि ये सेंटीमीटर टू पावर 4 है। जेड की वैल्यू कितना दिया हुआ है? जेड में भी दो होते हैं, जेड एक्स एक्स और जेड वाई वाई। तो आई एक्स एक्स बाई वाई करेंगे तो जेड एक्स एक्स आएगा, और आई वाई वाई बाई वाई करेंगे तो फिर जेड वाई वाई आएगा। इसकी वैल्यू है 1933.2, 1933.2 सेंटीमीटर टू द पावर
3, ठीक है ना, ये जेड की वैल्यू इसकी दिया हुआ है। चलिए सारा डेटा हमने इसका जान लिया। अब क्या करें, आप जानते हैं कि मोमेंट रजिस्ट बाई मोमेंट अच्छा ये कैसी बीम होगी, मतलब इस तरीके से ये बीम है और ये आई सेक्शन है, मान लीजिए ऐसे बीम है, ये किसी सपोर्ट पर टिकी है, इसका प्रभावी विस्तृति यानी इसका इफेक्टिव स्पैन जो है वो 6 मीटर है, यही ना है। अब ये बीम कितना मोमेंट झेल सकती है, मोमेंट रजिस्ट बाय दिस बीम इज इक्वल टू होगा, मान लीजिए m है मोमेंट, तो m इज इक्वल टू मोमेंट रजिस्ट बाय दिस बीम, जानते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं कि ये कितना मोमेंट झेल सकता है। एक बार ये पता चल जाए कि कितना मोमेंट झेल सकता है तो ये भी पता चल जाएगा कि कितना लोड झेल सकता है। कैसे, मोमेंट रजिस्ट बाय दिस बीम m इज इक्वल टू होता है f इंटू जेड। अब कहेंगे सर ये कहाँ से आया है, f इंटू जेड हम डायरेक्ट ना करें, तो ये फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, मैंने बेसिकली बताया था, m बाई आई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई, और फिर हमने इस i को उधर भेज दिया था i, तो इसको हटा देंगे, i बाई वाई को हमने z कर दिया था, तो i बाई वाई को हम इंटू क्या कर देंगे z। ये सब आप सोम में भी पढ़ चुके हैं। तो m इज इक्वल टू होता है f इंटू जेड, क्लियर है ना। तो अब बताइए m मोमेंट का वैल्यू कितना होगा, f का वैल्यू दिया हुआ है, f मतलब बेंडिंग स्ट्रेस होता है यहाँ पे, fb मतलब बेंडिंग स्ट्रेस। अब जितनी स्ट्रेस लेने की क्षमता ज्यादा होगी उतना ही, तो स्ट्रेस लेने की क्षमता मैक्सिमम कितनी है, क्वेश्चन में दिया गया है कि अनुगेय बंकन प्रतिबल मतलब परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू 165 है, 165 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम है, ठीक है। जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू है 1933.2 दिया है, देखिए यहाँ पे 1933.2 इंटू, ये बताइए सेंटीमीटर का क्यूब है ना, हमको तो ये मिलीमीटर में है तो ये भी मिलीमीटर में चाहिए, तो सेंटीमीटर का क्यूब है, यानी अगर 100 कर लें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, अगर इसको क्यूब करें तो 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब मिलीमीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। तो ये f हो गया, ये z हो गया, इनकी यहीं से वैल्यू निकाल लेंगे। कैलकुलेटर दबाइए फटाक से, वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, आप लोग भी चेक करिए। 165 इंटू हमने कर दिया व्हाट इज 1933.2 इंटू 10 पावर 3, ये आपकी वैल्यू जो आ रही है 318.978 318.978 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन एमएम, ये किसकी वैल्यू आ रही है, मोमेंट की, न्यूटन एमएम में, चाहे तो किलो न्यूटन मीटर में चेंज करना है तो इस 6 को हटा देंगे, आरसीसी में ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो ये एक तरह से क्या उस बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। अब बताइए कोई मोमेंट, कोई बीम अंदर से इतना मोमेंट झेल सकती है, अंदर से इतना मोमेंट वो झेल सकती है, तो बाहर से भी इससे ज्यादा आना चाहिए। अब मान लेते सपोज करते हैं, यहीं से देखिए इतना मोमेंट झेल सकती है, ये पता चल चुका है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम इतना स्ट्रेस आ सकता है और जेड पता है, तो इतना मोमेंट झेल सकती है ये भी पता चल गया। तो सपोज इट कैन कैरी W न्यूटन पर मीटर इंक्लूडिंग सेल्फ लोड, अपने लोड के साथ साथ सपोज करिए ये W न्यूटन पर मीटर का लोड झेल सकती है। पूछा यही है ना, क्या पूछा, देखिए पूछा गया है कि एक समान संवितरित भार ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि अपने भार के सहित वो कितना भार झेल सकती है, सहित अभी ले रहे हैं, बाद में इसका भार घटा देंगे, अभी सहित वाला निकालेंगे एक साथ, मतलब इंक्लूड करके, तो उसमें से ये इसका खुद का वेट घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा कि एक्सक्लूडिंग मतलब विदाउट सेल्फ लोड वो कितना ले सकती है। तो अभी मान लेते हैं कि उस बीम पर, सपोज कर लेते हैं कि उस बीम पर कितना लोड आ रहा है, W न्यूटन पर मीटर का, तो मोमेंट कितना आएगा बताइए, अगर W का लोड आ रहा है तो मोमेंट कितना आएगा, तो मोमेंट M इज इक्वल टू M, यहां पर एक्सटर्नल मतलब बाहरी मोमेंट, झेल इतना सकती है लेकिन W लोड के कारण आ कितना रहा है, वो आएगा स्मॉल WL स्क्वायर बाई 8, ये तो बहुत पुराना फॉर्मूला है, आप लोग सोम पढ़े आरसीसी पढ़े दोनों में मिल गया आपको, ठीक है ना, WL स्क्वायर बाई 8 इसका ये मोमेंट का फैल आ गया। अब एक चीज हम जानते हैं कि बाहर वाला जो मोमेंट होता है दैट मीन्स WL स्क्वायर बाई 8, ये जो बाहर वाला मोमेंट है
वो कम या बराबर हो सहन शक्ति के, यानी सहन शक्ति मतलब ये है कितना 318.978 इंटू 10 पावर 6। ये सहन शक्ति है, जितनी क्षमता है उससे कम ही आए या उसके बराबर आए तब तक तो सुरक्षा बनी है, यही चीज ना। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ गलती कहाँ होती है, यहाँ यूनिट में गलती करेंगे। आप बताइए एल का स्क्वायर में अगर मीटर में आप रख दें तो बताइए ये जो है वो मिलीमीटर में है, न्यूटन एमएम में। आप इसको भी न्यूटन और मिलीमीटर में करें तो इससे अच्छा है कि इसी को मीटर में कर लें। क्यों? क्योंकि इसमें एक लॉजिक आपका गड़बड़ हो जाएगा। कभी भी ना इसको मोमेंट को ना मिलीमीटर में लाने का प्रयास मत करिएगा इधर वाले को। क्यों? देखिए इसमें जो एल है अगर आप उसको पूरा मिलीमीटर में कर देंगे तो फिर डब्ल्यू को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि डब्ल्यू पर मीटर का वेट है, यहाँ पे पर मिलीमीटर का वेट आने लगेगा, बहुत कम आएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, कभी ये मत सोचिएगा कि सर ये तो मिलीमीटर में है ही है, इसको ये 6 मीटर है तो इसको हम लोग 6000 मिलीमीटर, जब इसको 6000 मिलीमीटर करेंगे तो जो डब्ल्यू आएगा ना वो पर मिलीमीटर का लोड आएगा, मीटर का लोड नहीं आएगा। इस चीज का ध्यान रखिए। तो इस केस में हम इसी को मीटर में बदलेंगे, बस यहाँ 10 पावर 3 कर देंगे, मीटर में चेंज हो जाएगा, न्यूटन एमएम से न्यूटन मीटर में चेंज हो जाएगा। डब्ल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 318.978 इंटू 10 पावर 3, समझ में आया, इंटू दिस 8, ये वाला 8 ले गए, एल स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 6 मतलब इफेक्टिव स्पैन दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। कहां दिया गया, ये सबसे ऊपर 6 मीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि W इससे कम होना चाहिए। किससे? जरा सॉल्व कर लेते हैं फटाफट हम लोग। $70.884, W शुड बी लेस देन इक्वल टू 70 पॉइंट, या इसको 7884 न्यूटन कर दीजिए, न्यूटन में ही लिख लेते हैं। ये आपको समझ में आया कि W की वैल्यू कैसे आई है? बस इसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है तो आपका पूरा W का वैल्यू यहाँ पे आ गया है। कितना आया? 70.884 न्यूटन। तो ये अगर ये आपको पता चला कि इतना लोड पर मीटर वो इतना लोड बीम ले सकती है, लेकिन इंक्लूडिंग सेल्फ लोड, एक्सक्लूडिंग सेल्फ लोड कितना होगा? तो एक्सक्लूड कर दीजिए यहीं से। मैं अब इसको मिटाऊं, लेकिन अभी इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं क्वेश्चन ही मिटा देता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन में यहां से ध्यान दीजिएगा कि यहां तक का प्रॉब्लम सॉल्व हो, एक समान वितरित का ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो मैं यहीं से मिटा रहा हूं इसको, ध्यान दीजिएगा जरा ऊपर। देखिए यहां पर बोला है तो फिर सुपर इम्पोज लोड कितना होगा? सुपर इम्पोज मतलब केवल बाहर से लगा हुआ, एक्सक्लूडिंग सुपर इम्पोज लोड, तो कहेंगे W माइनस सेल्फ लोड हो जाएगा। W कितना है तो उसको अब क्योंकि सेल्फ लोड किलो न्यूटन में है तो मैं उसको भी किलो न्यूटन में 70.884 माइनस दिस सेल्फ लोड 0.863 किलो न्यूटन, ठीक है ना। ये अच्छा ये बताइए इसमें से माइनस करें तो ऑलमोस्ट बराबर है, तो थोड़ा सा कम है, एक्चुअली 70 आ जाएगा आपका, माइनस करेंगे आप तो लगभग एकदम 70 किलो न्यूटन के आसपास लोड आ जाएगा। दैट मीन्स ये बीम बाहर से 70 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड ले सकती है। क्लियर है? 70 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड ये बीम बाहर से ले सकती है। एक आंसर आपका यहीं से क्लियर हुआ क्या कि धरन एक समान वितरित भार कितना ले सकती है? 70 किलो न्यूटन अपने लोड के अलावा बाहर से इतना लोड ले सकती है। अगली बात पूछी गई है कि इस भार के संबंध में उत्पन्न औसत कर्तन प्रतिबल। देखिए हमें ये नहीं चेक करना है यहाँ पर, जैसे हमने सब कुछ सिखाया कि चेक करिए कैसा है कितना है, आपको चेक नहीं करना, बस बता देना है कि इस भार के समय में उसमें कर्तन प्रतिबल आ कितना रहा होगा। तो अब अगली चीज आ जाती है हम लोग की शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस जो आ रहा है यानी टाउ वी दैट इज इक्वल टू वी बाई डी इंटू टी डब्ल्यू, ये होता है ना। अब ये अलग की बात हमने बताई थी
कि ये स्ट्रेस परमिसिबल से बढ़ना नहीं चाहिए। तो हमें इस समय ये नहीं पूछा गया है कि देखिए परमिसिबल से ज्यादा है कम, बस पूछा गया है कि कितना आ रहा है। तो V का वैल्यू कैसे पता चलेगा यहाँ पे? अब देखिए V का वैल्यू शियर होता है। शियर का मतलब होता है अगर इस बीम पर W का वैल्यू पता हो तो WL मतलब पूरा इसका वेट हो जाएगा, WL/2 यहाँ पर शियर आएगा और WL/2 शियर यहाँ पे आएगा। यही तो होता है शियर का फॉर्मूला। आप सोम में भी आरसीसी में पढ़ चुके हैं कि शियर फोर्स आप रिएक्शन निकालेगा ना, यहाँ W का लोड निकालेंगे तो शियर फोर्स डायग्राम खींचे होंगे सोम में, तो आधा इस रिएक्शन के बराबर ही शियर फोर्स आता है। तो WL/2 ही तो शियर फोर्स आएगा, टोटल W इंटू L/2 शियर फोर्स आएगा। तो V का वैल्यू WL/2, D पता है 550, TW अभी अभी लिखे हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाक से कितना हो जाएगा। सबका वैल्यू निकाल करके फटाफट रख देते हैं इसमें कितना हो रहा है। चलिए कर्तन प्रतिबल और विक्षेप भी निकालना है, ठीक है। विक्षेप मतलब डिफ्लेक्शन निकालना है हम लोगों को, ठीक है। दोनों चीजें हो जाएंगी अभी। अभी हम लोग फिलहाल शियर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर V की वैल्यू मैं यहीं साइड में दिखा देता हूँ, ऐसे साइड में। तो हमने लिखा V इज इक्वल टू WL/2। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? W का वैल्यू देखिए, अब W केवल अकेले का मत लीजिएगा, पूरा W लीजिएगा। ये 70 पॉइंट, क्यों? क्योंकि अरे आने को शियर में तो ऊपर वाला भी लोड आएगा और अपना भी लोड आएगा, तो ये वाला लेंगे हम लोग। तो W का वैल्यू हो जाएगा 7884 इंटू L का वैल्यू है 6 मीटर। ये पर मीटर आ रहा है, कितना टोटल है? 6 मीटर बाई 2। इसको सॉल्व करिए जरा, कितना आ रहा है? तो आपका शियर फोर्स का वैल्यू जो हो जाएगा इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, शियर फोर्स का जो वैल्यू आपका आ जा रहा है वो आ जा रहा है 212.652 किलो न्यूटन, ठीक है ना। 212.652 किलो न्यूटन में आ रहा है। ये न्यूटन में था, चलिए इसको मैंने यहाँ कर दिया, अब सही है। 212.6, तो ये मैंने ऐसे साइड में कर लिया। इसी को रख देते हैं V को, यही तो V आया। V इज इक्वल टू WL/2, V आ गया। V यहाँ रख दिया हमने 212.652 किलो न्यूटन में है। अच्छा, किलो न्यूटन में रखने का कोई फायदा नहीं, स्ट्रेस तो न्यूटन में आएगा। तो चलिए मैं इसको 212 और 652 न्यूटन में कर दिया, ठीक है। न्यूटन में रख दिया मैंने। और डिवाइडेड बाई डी का वैल्यू है 550 इंटू TW का 9.9 वैल्यू है, ठीक है ना। यही वैल्यू आ गई। तो इसको जब पूरा आप सॉल्व करके यहाँ से रखेंगे, अब बस E का वैल्यू ध्यान रखिए, डिफ्लेक्शन निकालने में E चाहिए, 2 इंटू 10⁵ है। अब E का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से हम लोग पहले, सॉरी डिफ्लेक्शन का, डेल्टा का। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है? टाउ V की। ये आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिए फटाक से, कितना आ रहा है? डिवाइडेड बाई 550 इंटू 9.9 दैट इक्वल्स टू 39.05 न्यूटन पर स्क्वायर एम। 39.05 न्यूटन पर स्क्वायर एम इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। किसकी? टाउ V की। यही तो पूछा था कि शियर स्ट्रेस बताइए कितना आएगा, तो बता दिए। अब ये अलग की बात है, ये सही है, इसमें सुरक्षित है कि ये सब का बारे में हमसे नहीं पूछा गया, जितना पूछा उतना बताएंगे। एक चीज और पूछा है कि बताइए डिफ्लेक्शन कितना हो रहा होगा। अब डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? मैं देखिए सारा चीज यूज कर चुका हूं काम का, बस ये आपको आई चाहिएगा डिफ्लेक्शन में। तो 53164, अब मैं इन सबको भी मिटा रहा हूं, ठीक है। डिफ्लेक्शन बताइए कितना होता है जब किसी बीम पर यूडीएल हो, यूडीएल मतलब संवितरित भार लगा हो और वो सिंपली सपोर्टेड बीम हो, तो यहां पर डिफ्लेक्शन का वैल्यू क्या हो जाता है? डिफ्लेक्शन का वैल्यू हो जाता है 5 बाई, चलिए डेल्टा इज इक्वल टू 5/384 WL के पावर 4/EI। यहां पर फॉर्मूले में लोग अक्सर गलती करते हैं, क्या? अब अगर 5/384 रख दिया आपने, E का वैल्यू आपने ले लिया 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर mm में ले लिया, I का वैल्यू भी mm में ले लिया, तो फिर L को भी आप mm में ले लेंगे। चलिए L को भी mm में ले लिया, लेकिन फिर W को आप कितना लेंगे? W को आप कौन सा लेंगे? अब W जो आ रहा है वो आ रहा है न्यूटन में, तो ये न्यूटन पर मीटर में है, और यहाँ पर न्यूटन पर mm में रखना पड़ेगा। तो एक काम यहाँ पे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। कैसे? 5/384 हम लोग लेते हैं पूरा, एक WL को साथ में कर लेते हैं ताकि लोड सीधे सीधे निकल जाए, ठीक है ना। WL को साथ में कर लिए, स्मॉल w इंटू L साथ में कर लिए, और इस L का क्यूब बाई EI कर लिए।
ई आई कर लिया, ठीक है ना, एक ही बात है दोनों, बस देखिए एल ले लिए। तो इससे क्या फायदा हुआ बताइए, इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ कि इस डब्ल्यू एल को एक साथ किए तो ये लोड में कन्वर्ट हो गया आराम से, तो एक कैपिटल डब्ल्यू सीधा ये कैपिटल डब्ल्यू बना लिया पूरा लोड। तो अब आप इसको लोड में ले लिए, ये पर मीटर रहता पर मिलीमीटर में करने में प्रॉब्लम, तो इसको लोड बना लिए, ये न्यूटन में कन्वर्ट हो गया पूरा, न्यूटन पर एम सब खत्म हो गया लोड में। तो अब इसका मिलीमीटर का क्यूब करके आसानी से निकल जाएगा। कैसे आसानी से, अच्छा देखिए 53,161.6, इसको याद रखिएगा, ये सेंटीमीटर पावर 4 था। अब हम लोग रखते हैं यहाँ पे 5/384 इंटू डब्ल्यू एल का मतलब डब्ल्यू का वैल्यू था 7884 न्यूटन में है, 6 का न्यूटन, और एल क्या है मीटर में 6, लेकिन इसका ये 6 मीटर पूरा लोड में आ गया। लेकिन इसका क्या करें बताइए, इस पूरे का एल का क्यूब को मिलीमीटर, देखिए ये अब न्यूटन में हो गया, ये पर मीटर है और ये मीटर है, तो मीटर मीटर कैंसिल, ये इसमें हो गया। अब ये देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, एल का क्यूब का, तो ये इसको आप 6000 का क्यूब करिएगा मिलीमीटर में अपॉन ई आई, यहीं पर अक्सर गलती होती है। ई का वैल्यू हो गया 2 इंटू 10⁵ इंटू आई का वैल्यू आपने लिखा था 53, आई एक्स का वैल्यू था 53161.6, ये सेंटीमीटर टू द पावर 4 था, तो जब मिलीमीटर टू द पावर 4 करेंगे तो 10⁴ से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व कर दीजिए, डिफ्लेक्शन आपका निकल जाएगा, पूरा सॉल्व करिए फटाक से, तो डिफ्लेक्शन आपका निकल जाएगा। मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग भी करें। आ रहा है इसका वैल्यू डेल्टा का 11.25 mm, इस पूरे का। क्यों? क्योंकि देखिए डेल्टा मतलब डिफ्लेक्शन होता है, और डिफ्लेक्शन मतलब होता है कोई बीम ऐसे थी तो इस लोड के इफेक्ट में ये थोड़ा सा झुकती है, और उसी झुकाव को, जितना झुकती है उसी को डिफ्लेक्शन कहते हैं। तो जो झुकाव हुआ है वो 11.25 mm का हुआ है। अब ये अलग की बात है कि कोर्ट ने बोला है कि झुकाव L/325 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें चेक नहीं करना, हमें तो बस बताना था कि डिफ्लेक्शन कितना हुआ है। तो ये आपका न्यूमेरिकल पूरी तरह से होता है यहीं पर कंप्लीट। आई होप समझ में आ गया होगा पूरा न्यूमेरिकल, हमें जो चीजें कही गई थी बस हमने उतना ही किया है, उससे ज्यादा हमने कुछ भी नहीं किया है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है पूरी तरीके से तो घबराइए मत। जो लोग ज्यादा परेशान है कि सर हम लोग का समझ में नहीं आ रहा है, कैसे होगा, हो जाएगा कि नहीं, देखिए जब ये समझ में आ गया है तो सब समझ में आएगा, चिंता मत करिए। बीम को लेके बड़ा दिक्कत में थे आप लोग, कई लोगों के बहुत सारे मैसेज आए कि सर बीम के न्यूमेरिकल नहीं समझ, चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, सब समझ में आएगा, सारी चीजें क्लियर होंगी। तो आई होप न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। आप लोग कैलकुलेशन खुद से भी मिलाया कीजिए, अगर मैं कहीं गलती कर दिया तो इसको मिलाते रहा कीजिए कि कितना आ रहा है, ठीक है। अब ये चेक करना कि क्या सही, अभी तो बस निकाल दिया, अब अगला क्वेश्चन और देखिए क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग और सारे क्वेश्चन में लगवाऊंगा तो उसमें बात की जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।